हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। विषय विज्ञान दोस्तों, आज 10th का 19 मार्च 2024 को ये साइंस का पेपर था। हम एक और सॉल्व कर रहे हैं। इसमें प्रश्न सभी लगभग सेम हैं। उन्होंने प्रश्न के नंबर आपस में चेंज किए हुए हैं। सारा पेपर ये लगभग सैंपल पेपर्स में से आया हुआ है। देखिए, पहला प्रश्न हम प्रारंभ करते हैं। सेक्शन ए है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण और लेंस संभवतः होंगे दोनों अवतल। दोनों कैसे होंगे? अवतल होंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? आई आर स्क्वेयर। कौन सा है? आई आर स्क्वेयर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? अम्पियर। क्या है यहाँ पर? अम्पियर। सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो अधिक होती है। बस इतना ही लिख के हमारा यहाँ काम चल जाएगा। अगला देखिए, कभी कभी बारिश के मौसम में आसमान में इंद्रधनुष तभी दिखाई देता है जब पर्यवेक्षक की पीठ सूर्य की ओर हो। बिल्कुल सही है ये। पानी की बूंदों में आंतरिक परावर्तन के कारण फैलाव होता है और अंतिम किरणें पीछे की ओर होती हैं। बिल्कुल ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ सही आंसर होगा। अगला देखिए, छठे में परिभाषाएं देनी है। प्रकाश का प्रकीर्णन और वायुमंडलीय अपवर्तन। आप इसमें लिखेंगे, प्रकाश प्रकीर्णन में क्या लिखेंगे? जब प्रकाश किसी माध्यम में से गुजरता है और उस माध्यम के कण इसकी किरणें जो किरणों को फैला देते हैं, विचलित कर देते हैं, उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब अपवर्तन क्या होता है? फिर वायुमंडलीय अपवर्तन बताएंगे। अपवर्तन क्या होता है? जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में या सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण गुजरती है तो वो अपने पथ से विचलित होती है। ठीक है। और वायुमंडलीय अपवर्तन में आप क्या लिखोगे कि वायु की जो परतें हैं वो कहीं सघन है, कहीं विरल है, और उसमें से गुजरते समय प्रकाश की किरणें वो अपवर्तित होते हैं। ये वायुमंडलीय अपवर्तन में आ जाएगा। विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः टंगस्टन का प्रयोग ही क्यों करते हैं? क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक होता है और ये अधिक गर्म होने पर प्रकाश और ऊष्मा दोनों उत्सर्जित करता है, इसलिए टंगस्टन का ही उपयोग यहाँ पर किया जाता है। अगला न्यूमेरिकल दिया हुआ था और यहाँ पे देखिए उसने कहा 4 एम्पियर विद्युत धारा। आई कितना दिया हुआ है हमारे पास? 4 एम्पियर। और वी हमारे पास है 16 वोल्ट। तो आर कितना आ जाएगा? 60/4 यानी कि 15 ओम। ठीक है ना। और अब 120 हमारे पास जो है विभवांतर है, वी 120 है और आर हमारे पास 15 है। आई हमने निकालना है। 120/15, 8 एम्पियर हमारे पास यहाँ करंट आ जाएगा। ठीक है। आठवें प्रश्न में देखिए, प्रतिरोध क्या है? चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने में से गुजरने वाली विद्युत धारा को रोकता है, वह उसका प्रतिरोध कहलाता है। इसका एसआई मात्रक क्या है? ओम। क्या है ऐसा एसआई मात्रक? ओम। 3 नंबर का प्रश्न है ये। 1 नंबर इसका हो गया, 1 नंबर इसका हो गया और 1 नंबर इसका हो गया। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर, चालक की मोटाई पर और चालक की प्रकृति पर। 9वें प्रश्न में देखिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? जब धारा की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के लंबवत हों। जब धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के लंबवत हों तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र जो है वो, आरोपित बल जो है वो बहुत अधिक होगा। अब अगला प्रश्न देखिए, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में गति करती हैं। अगर एक ही दिशा में करती हैं इसलिए वो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ठीक है। अगला देखिए, भू इसके अथवा में है, भूसंपर्क तार का क्या कार्य होता है? भूसंपर्क तार का कार्य होता है, अगर कोई करंट, किसी सादित्र में कोई त्रुटि आ जाए तो जो धनात्मक आवेश है उसको पृथ्वी में पहुंचाना, उसको न्यूट्रल करना। धातु के आवरण को विद्युत सादित्रों को भूसंपर्कित क्यों करवाना क्यों आवश्यक है? विद्युत आघात से बचने के लिए उन्हें भूसंपर्कित करवाना आवश्यक होता है। 10वां प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? बोला प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब जो विरल माध्यम है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते समय ये अविलंब की ओर मुड़ जाती है प्रकाश की किरण, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये अविलंब से परे हट जाती है। ये प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का किसी माध्यम में से गुजरते समय अपने पथ से विचलित होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। और इसके नियम क्या है? एक तो ऐसे याद रखो, साइन आई अपॉन साइन आर जो है ये हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है। और दूसरा क्या याद रखना
ये दूसरे में लिखते हैं वैसे हमेशा। पहला क्या है, आपतित किरण, पर अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु सदैव एक ही तल पर होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें, हम वाहनों में उत्तल दर्पण के रूप, पश्चिम दर्शक के रूप में कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण के लिए काहे का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें प्रतिबिंब सीधा नजर आता है और पीछे का विस्तृत क्षेत्र ये आसानी से हमें दिखा सकता है, इसलिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग, उत्तल लेंस का प्रयोग। लेंस यानी कि अवतल लेंस है, सब कुछ माइनस में होगा। फोकस दूरी कितनी है? -15। बिंब से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर प्रतिबिंब बनाए? v कितना है? -10। ठीक है। फार्मूला 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक हो गया। अब 1/-10 -1/u -1/15, इसको 1/u कर लेते हैं और ये हो जाएगा -10 प्लस 1/15। कैलकुलेट करोगे आ जाएगा -3 प्लस 2/30, क्योंकि एलसीएम हमारे पास 30 आ जाएगा, -1/30 और u आ जाएगा हमारे पास -30 सेंटीमीटर। ठीक है। यहाँ पर दर्पण का सूत्र पूछा है, वो क्या आ जाएगा? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अगले में देखिए, उस दर्पण का नाम बताओ जिसमें बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बन सके। अवतल दर्पण। ठीक है। कौन सा होता है ये? अवतल दर्पण। निम्नलिखित में से किसके विलयन का उपयोग सफेदी के रूप में करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, केमिस्ट्री का पोर्शन है ये। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण। कक्ष ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा। बहुत अच्छे से याद होगा आपको। आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च क्यों होते हैं? क्यों? इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो ज्यादा होते हैं, इनका अंतराण्विक बल जो है बहुत अधिक होता है, इसलिए इनके गलनांक उच्च होते हैं। अगला देखिए, सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य की रोशनी में ग्रे हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का अपघटन सिल्वर धातु और क्लोरीन गैस बनाने के लिए होता है। ये भी ठीक है, एक दूसरे पर आधारित हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगले में देखिए, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें कोई तत्व किसी अन्य तत्व के यौगिक को विस्थापित कर दे उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आयरन जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देती है, तो ये हमारे पास एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। अगला देखिए, जल की उपस्थिति अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? क्योंकि जल की अनुपस्थिति में अम्लों का आयनीकृत होना संभव नहीं है। अम्ल जो है आयनीकृत नहीं होंगे, अगर आयनीकृत नहीं होंगे तो वो अम्ल का व्यवहार नहीं करेंगे। आपके पास विलयन दो दिए हुए हैं, ए और बी। ए का पीएच मान 6 है, बी का पीएच मान 8 है। अगर ए का पीएच मान 6 है तो ये क्या होगा? अम्ल। और बी का पीएच मान 8 है तो ये क्या होगा? क्षार। इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किस में अधिक होगी? अम्ल में। ठीक है ना, किस में अधिक होगी? अम्ल में। 3 नंबर का प्रश्न है, बहुत आसान है। अगला देखिए, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर बताना है। बहुत आसान सा प्रश्न था। धातु और धातु में आपने क्या अंतर बताना है? धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के। धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के। और अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के। कैसे होते हैं ये? अम्लीय प्रकृति के। जो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं वो अपचायक होती हैं, और अधातुएं जो हैं वो उपचायक होती हैं। धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, अधातुएं जो हैं अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती। धातुएं जलीय विलयन में धनायन बनाती हैं, अधातुएं जलीय विलयन में ऋणायन बनाती हैं। इस प्रकार आप इसको बहुत आसान से लिख सकते हैं। इसके अथवा में प्रश्न है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों व्यवहार प्रदर्शित करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, दो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी इन्होंने पूछे हुए हैं। अगला देखिए, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल। एथेनॉल क्या होता है? CH3 CH2OH। और इससे बनाना क्या है? CH3COH। और प्रेजेंस क्या होगी? KMnO4 की प्रेजेंस होगी। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन संयोग करती है, इसमें O2 संयोग करती है। अभिक्रिया आपने लिखनी है, बहुत आसान सा प्रश्न है। अगला देखिए, समजातीय श्रेणियां क्या होती हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन के समूह जिनमें CH2 का अंतर हो उन्हें समजातीय श्रेणियां कहते हैं।
और इन्हें हम C2, इनको एक सामान्य सूत्र से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, ये CH3 8 और C4H10, ये आप यहाँ एग्जाम्पल इसका दे सकते हो। अगले में इन्होंने बिंदु संरचना पूछी है। अब बिंदु संरचना में एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल का फार्मूला है CH3COOH। आपने यहाँ क्या करना था, C, ये डॉट, ये क्रॉस, ये हाइड्रोजन एक, ये डॉट, ये क्रॉस, ये हाइड्रोजन एक, ये डॉट, ये क्रॉस, ये तीनों इन्होंने बुक में से डायरेक्ट उठाए हुए क्वेश्चन है। ये इसी डॉट आ गया, एक दूसरी कार्बन का डॉट आ गया, इसके 8 जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट हो गए यहाँ पर। ये 2 डॉट यहाँ लेने हैं, 2 क्रॉस ऑक्सीजन के लिए। ये इस प्रकार का यहाँ बनना था और आपको टीचर ने भी बहुत अच्छे से क्लास में करवाए हुए होंगे। ये ऑक्सीजन, ये फिर डॉट, ये क्रॉस, और यहाँ पर 2 ये, 4 ये, 2 ये, इसके 8 पूरे हो गए। ऑक्सीजन के 2 डॉट यहाँ लगा दिए, 2 यहाँ लगा दिए, 2 और 2 4 और 6, 2 8, यहाँ पर इसके ये पूरे हो जाएंगे, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, इस प्रकार का बनेगा। अगला है H2S, S के 2 क्रॉस ऊपर, 2 क्रॉस नीचे, 1 क्रॉस, ये हाइड्रोजन, ये डॉट, ये सॉरी, यहाँ पर हाइड्रोजन, और ये यहाँ पर क्रॉस, ये हाइड्रोजन के पूरे हो गए इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ये सल्फर की होगी। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अगला है प्रोपेनोन, प्रोपेनोन का फार्मूला होता है CH3COCH3। आपने यहाँ पर क्या करना था, इसमें कार्बन सिंगल डॉट, और यहाँ पर हाइड्रोजन क्रॉस, ये डॉट, ये हाइड्रोजन, ये क्रॉस, ये डॉट, क्रॉस, हाइड्रोजन, ये कंप्लीट हो गया इसका। ठीक है, और उसके बाद आपने लगाना था यहाँ कार्बन एक, दूसरा कार्बन ये, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 डॉट, ये 2 क्रॉस, ये ऑक्सीजन के लिए हैं, इसके 8 ऑक्सीजन के यहाँ पूरे हो गए। इस कार्बन के पूरे कर दीजिए, 2 2 4, 2 6 2 8। अब इस कार्बन के लिए 2 तो ये हो गए, 4 ये हो गए, एक यहाँ पर आ जाएगा, ये कार्बन आ गई अगली। आपने वहाँ से अच्छे से सीखे भी होंगे ये। और इसके बाद यहाँ एक डॉट, ये क्रॉस, ये हाइड्रोजन, ये डॉट, ये क्रॉस, ये हाइड्रोजन, यहाँ डॉट, ये ऊपर चला गया, थोड़ा सा आपने इससे परेशान नहीं होना, और यहाँ पर ये कार्बन के कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार ये प्रोपेनोन की बिंदु संरचना आपने बनानी थी। अगला देखिए, कार्बन तथा उनके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों करते हैं? क्योंकि इनका ऊष्मीयमान अधिक होता है, और इनका ज्वलनांक ना तो बहुत अधिक होता है और ना ही बहुत कम होता है, और इनका उपयोग करना बहुत आसान होता है। अगला देखिए, आहार श्रृंखला का उदाहरण बताना है हमने। घास, बकरी, मानव, बहुत आसान प्रश्न था। उससे अगला देखिए, मानव शरीर में नर जनन तंत्र का भाग है शुक्रवाहिका। क्या है यहाँ पर? शुक्रवाहिका। वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मानव में अवटुग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है आयोडीन। क्या जरूरत होती है इसकी? किसकी जरूरत होती है इसमें? आयोडीन की। अगला है, विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, ऐसे 2 पादप हार्मोनों के नाम बताओ जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। साइटोकाइनिन, क्या आएगा यहाँ पर? साइटोकाइनिन। और वृद्धि का स्पंदन करता है एब्सिसिक अम्ल। कौन सा करता है? एब्सिसिक अम्ल। मानव में वृषण के क्या कार्य हैं? वृषण जो है शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, और दूसरा नर लैंगिक हार्मोनों का उत्पादन करते हैं। 28वें प्रश्न में आपने पुष्प का चित्र बनाना था, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिए, मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चलता है कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं? मेंडल ने क्या करा था? F1 पीढ़ी के पौधे लिए, उनकी क्रॉसिंग कराई, संकर कराया। उसको जो F1 पीढ़ी से जो संकर कराने पर पौधे मिले, कुछ लंबे मिले और कुछ जो F1 पीढ़ी से उन्होंने क्रॉसिंग कराई, उन F1 पीढ़ी का जब क्रॉसिंग कराई तो उसमें 3:1 में उनको लंबे और बौने पौधे मिलते हैं। कोई भी पौधा ऐसा नहीं मिलता जो या तो मध्यम ऊंचाई का हो, या तो उसमें लंबापन आगे जा रहा है या बोनापन। तो इससे हम कह सकते हैं जो लक्षण है वो वंशानुगत होते हैं। इसी से हम कह सकते हैं कि जो विभिन्न लक्षण है वो स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, मिक्स नहीं होते। ऐसा नहीं है कि पौधा जो है मीडियम ऊंचाई का हो गया, ना लंबा है ना बौना है, मध्यम ऊंचाई का हो गया, नहीं। अगला देखिए,
मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? आपने क्या लिखना था कि मादाएं जो हैं वो समयुग्मी होती हैं, पुरुष जो है वो विषमयुग्मी होते हैं। जब मादा का एक्स पुरुष के एक्स से मिलता है तो लड़की उत्पन्न होती है, और जब मादा का एक्स पुरुष के वाई से मिलता है तो वो लड़का उत्पन्न होता है। इस प्रकार आपने ये याद भी किया होगा, वहाँ जो हमने सैंपल पेपर किए थे उनमें भी ये प्रश्न आया हुआ है। अगला देखिए, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर होता है? वायवीय श्वसन वायु की उपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन वायु की अनुपस्थिति में होता है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है ये। दूसरा क्या लिखना था? वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और अवायवीय श्वसन जो है वो जीव द्रव्य में होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज और का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता। ठीक, वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं, अवायवीय श्वसन में अल्कोहल या लैक्टिक एसिड बनते हैं। तो तीन लिखने थे, आप इतने इसमें लिख सकते हो। मानव में के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है? लार जो है भोजन को नरम और मुलायम बना देती है। ठीक है, लार में उपस्थित जो एंजाइम होता है, टाइनिन नामक एंजाइम होता है, ये क्या काम करता है? जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो मंड होती है, उसको माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। अगला प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र आप सबने बनाया होगा, इसमें नंबर मिल जाते हैं कुछ ना कुछ अगर आपने उसके अच्छे से लेबलिंग की हो। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या क्या होती हैं? स्वपोषी पोषण किन में होता है? पौधों में। क्या क्या जरूरी है स्वपोषी पोषण के लिए? जल की उपस्थिति जरूरी है, सूर्य का प्रकाश जरूरी है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट सॉरी क्लोरोफिल जरूरी है। तो आप इसको यहाँ 2 नंबर में लिख सकते हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न था ये भी। आप आशा करता हूँ कि आप सभी ने पेपर बहुत अच्छा किया होगा, और कमेंट्स में अपने नंबर आप जरूर लिखें। धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।